नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। यूपी में विधानसभा उपचुनावों की तारीखों का भले ही ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन चुनावी बिसात बिछ गई है। मोहरे सेट किए जाने लगे हैं। 10 विधानसभा सीटों पर होने वाला उपचुनाव बीजेपी और सपा के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। इंडिया गठबंधन में शामिल सपा और कांग्रेस लोकसभा की जीत का सिलसिला विधानसभा उपचुनाव में भी दोहराना चाहती है। इसके लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भी मिलकर लड़ने का फैसला कर चुकी हैं। दोनों दलों के बीच सीटों का बंटवारा भी हो गया है। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है। सूत्रों के अनुसार समाजवादी पार्टी 7 और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उधर सीएम योगी के लिए उपचुनाव अग्नि परीक्षा है। लोकसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी सीधे तौर पर सीएम योगी पर नहीं आई, लेकिन अगर विधानसभा उपचुनाव में लोकसभा वाले नतीजे आते हैं तो जाहिर तौर पर सीएम योगी पर तीखे सवाल उठेंगे। वहीं वजह है कि बीजेपी में तमाम कलह के खबरों के बीच सीएम योगी चुनाव की तैयारियों में पूरी तरीके से जुट गए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपचुनावों के लिए मंत्रियों की एक टास्क फोर्स भी बना दी है, जिसे सुपर स्पेशल 30 भी कहा जा रहा है, क्योंकि इस टीम में यूपी के 30 मंत्रियों को शामिल किया गया है। 10 सीटों पर 30 मंत्रियों को जीत की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी की हार क्या हुई? सियासी माहौल ही बदल गया। बीजेपी हार के मंथन कम, ब्लैक गेम में ज्यादा उलझी हुई है। यूपी का झगड़ा दिल्ली तक पहुंच गया। हालांकि दिल्ली में लगी क्लास के बाद अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के तेवर नरम है और वो अब सीएम योगी के साथ मिलकर नए जोश के साथ उपचुनाव की जंग लड़ने की बात कह रहे हैं। उधर जीत से उत्साहित सपा और कांग्रेस यूपी के 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों की तैयारी में जुटे हुए हैं। अखिलेश यादव बीजेपी को ललकार रहे हैं। अखिलेश यादव का दावा है कि लोकसभा चुनाव में पीडीए और इंडिया गठबंधन की जीत के बाद 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बीजेपी का सफाया कर देगी। लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित कांग्रेस और समाजवादी पार्टी विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भी मिलकर लड़ने का फैसला कर चुकी है। इंडिया गठबंधन में शामिल दोनों दलों के बीच सीटों का बंटवारा भी हो गया है। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है। सूत्रों के अनुसार समाजवादी पार्टी 7 और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दरअसल यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माने जा रहे इस उपचुनाव में सभी 10 सीटों पर दोनों ही गठबंधनों की अग्नि परीक्षा होने जा रही है। बीजेपी सभी 10 सीटों पर जीतकर लोकसभा चुनाव के जख्म को भरना चाहती है। बीजेपी ने इसके लिए बड़ी तैयारी कर ली है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपचुनावों के लिए मंत्रियों की एक टास्क फोर्स बना दी है, जिसे सुपर स्पेशल 30 भी कहा जा रहा है, क्योंकि इस टीम में यूपी के 30 मंत्रियों को शामिल किया गया है। 10 सीटों पर 30 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसमें 14 कैबिनेट मंत्री शामिल हैं। अखिलेश यादव की सीट रही करहल और अयोध्या की मिल्कीपुर सीट जीतने पर भाजपा का सबसे ज्यादा जोर है। उपचुनाव भले ही 10 सीटों पर होने जा रहे हो, लेकिन सबसे दिलचस्प लड़ाई मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाली है, जिसे अयोध्या पार्ट 2 के रूप में देखा जा सकता है। मिल्कीपुर सीट सपा के अवधेश प्रसाद के इस्तीफे से खाली हुई है। इस लोकसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद ने अयोध्या लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की। ऐसे में मिल्कीपुर सीट बीजेपी के लिए नाक का सवाल बन गई है। अगर बीजेपी मिल्कीपुर सीट जीत लेती है तो माना जाएगा कि उसने अयोध्या में हार का बदला ले लिया। वहीं दिल्ली में अखिलेश यादव के बराबर अटेंशन लेने वाले अवधेश प्रसाद और सपा के लिए भी मिल्कीपुर उपचुनाव इम्तिहान जैसा ही है। इस चुनाव में इंडिया गठबंधन की बीजेपी ने घेराबंदी शुरू कर दी है। करहल और अयोध्या की मिल्कीपुर सीटों पर बीजेपी ने 4-4 मंत्रियों को लगाया है। यूपी में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, उनमें से 9 सीटों पर चुने गए विधायक अब सांसद बन गए हैं। एक सीट सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा के कारण खाली हुई है। सपा कांग्रेस के हौसले इसलिए भी उड़ान भर रहे हैं
क्योंकि 9 में से 5 सीटों पर लोकसभा चुनाव के दौरान सपा कांग्रेस ने बीजेपी और उसके सहयोगियों को पछाड़ दिया था। अब देखना है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले 10 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में कौन बाजी मारता है और इसका 2027 के लिए क्या संदेश जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो यूपी में 10 विधानसभा रिक्त सीटों के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी अब शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद बीजेपी उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। वहीं विपक्ष ने भी 10 विधानसभा रिक्त सीटों के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसके साथ ही अब खबर ये भी मिल रही है कि 10 सीटों में सपा और कांग्रेस के बीच सहमति बन चुकी है। बस ऐलान होना अब केवल शेष रह गया है। तो चर्चा करेंगे लोकतंत्र में इसी विषय को लेकर। कई विशेष अतिथि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राकेश पोद्दार जी जुड़ चुके हैं। स्वागत आपका राकेश जी। हमारे साथ सपा के प्रवक्ता अशोक कुमार तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत। और हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता रोहन सिंह भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। क्योंकि अगर बात करें यहाँ पर राकेश पोद्दार जी, लोकसभा परिणामों से उत्साहित सपा और कांग्रेस यूपी के 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। अखिलेश यादव बीजेपी को ललकार रहे हैं। अखिलेश यादव का दावा है कि लोकसभा चुनाव में पीडीए और इंडिया गठबंधन की जीत के बाद 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बीजेपी का सफाया कर देगी और ये 10 सीटें तो हम जीत ही रहे हैं। इस पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए रिशु जी, अखिलेश प्रसाद की हम बात कर रहे हैं। अखिलेश प्रसाद जी उत्साहित में थे लोकसभा के चुनाव में। उन्होंने पीडीए का नारा दिया। मैं अखिलेश यादव जी की बात कर रही हूँ सर। हाँ, मैं अखिलेश यादव जी की ही बात कर रहा हूँ, जो जिन्होंने नारा दिया था पीडीए का। पीडीए का मतलब क्या होता है? पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। बाकी वर्ग के लोग, बाकी जातियों के लोग कहाँ गए? बाकी स्वर्ण जाति कहाँ गए? इन लोगों का एक जो समीकरण बना के देश के अंदर जो राजनीति कर रहे हैं, देश का बड़ा दुर्भाग्य ऐसी पार्टियां की जिन्होंने अपने राजनीति के फायदे के लिए, सत्ता के कुर्सी पे जाने के लिए जनता को भी, हमारे समाज को भी इन्होंने तोड़ दिया। जिस तरह अंग्रेज ने समाज को तोड़ने का काम किया, आज की पार्टियां जितने भी, चाहे बिहार की बात कर ले, चाहे माई समीकरण की बात करते हैं, बाप समीकरण की बात करते हैं, अखिलेश यादव जी और कांग्रेस के नेता हमारे जातियों में हम लोगों को बांट दिया और सत्ता के कुर्सी की लालच को सत्ता में बैठने का काम कर रहे हैं। त्रिशूल जी, बड़ा दुर्भाग्य लगता है। हम लोगों ने, इन्होंने लोकसभा चुनाव के अंदर इन्होंने क्या कहा? संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। संविधान को खतरे में किसी ने दिया तो राजीव गांधी जी ने दिया। कांग्रेस के नेता इसका सवाल का जवाब दे। मैं पूछ रहा था तो इन्होंने कहा लोकतंत्र खतरे में है। 1974 ये लोग भूल गए क्या? 1974-75 में लोगों के साथ इन्होंने क्या किया? 1976 ठीक है सर, ठीक है सर, वो विषय नहीं है ना, उस पर तो आपने अब घोषणा कर दी है कि आप हर साल उस दिवस को किस तरीके से मनाएंगे, वो आप घोषणा कर चुके हैं। ऐसे में इस विषय को आप उठाइएगा, लेकिन अभी जो 10 सीटों को लेकर यहाँ चर्चा चल रही है, जरा हम उस पर बात कर लेते हैं। क्योंकि अशोक कुमार तिवारी जी, पीडीए का जो फॉर्मूला था वो आपका काफी काम आया। लोकसभा चुनावों के दौरान खूब प्रचार प्रसार इस दौरान अखिलेश यादव की तरफ से किया गया था, लेकिन राकेश पोद्दार जी कह रहे हैं कि आप, हो सकता है कि एक बार फिर से पीडीए का मुद्दा अभी जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें उठाएं, लेकिन सिर्फ पीडीए ही आपके लिए सब कुछ है, अगड़ों का क्या? रिशु जी, आप शायद समझ नहीं पाई पूरा ठीक से, इसलिए ऐसा कह रही हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का आह्वान किया। पीडीए में प्रमुख रूप से पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, आदिवासी हैं, आधी आबादी है, अगड़े भी शामिल हैं उसमें, ऐसे अगड़े भी शामिल हैं, ये सारे लोग शामिल हैं। और जो 24 का जो रिजल्ट आया, आप अपने हिसाब से ही इस ए को कभी अल्पसंख्यक बना लेते हैं, कभी अपने हिसाब से आप इसको अगड़ा बना लेते हैं। जहां जब आपको लगे कि यहाँ पर ये ठीक फिट बैठेगा, उसे उस हिसाब से आप चेंज कर लेते हैं। हम नहीं कर लेते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने बार बार कहा है, प्रेस चैनलों में कहा है, एफआर अगड़ा भी है। उन्होंने जो कहा है वो बता रहा हूँ, स्पष्ट कर रहा हूँ। अब आप सुनना चाहें तो सुने। नहीं, सुन ही रहे हैं ना सर, और किस लिए बुलाया आपने?
सच्चाई ये है रेशुतागी जी, जब पूरी बात मुझे बोलने देंगी तभी सुन पाएंगी। ठीक है सर, पूरी बात बोलने का मौका मुझे हर चैनल देता है, आप भी दे दीजिए। हर चैनल मुझे मौका देता है, सभी चैनल मुझे मौका देते हैं। आप सभी रिक्वेस्ट है कि आप भी मुझे बोलने का मौका दीजिए। ठीक है सर, कंप्लीट कीजिए। जब मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ तो बोलिए आप जी। पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक तो है ही, अगड़े भी शामिल है, आदिवासी भी शामिल है, आधी आबादी उसमें है। और 2024 का चुनाव जब हुआ तो रिजल्ट सबने देखा, उत्तर प्रदेश में सभी ने देखा और देश में सभी ने देखा। उत्तर प्रदेश में जहां हम जीते हैं चुनाव, वहां भी हमें जन समर्थन मिला है भारी, और जहां पर हम नहीं जीते हैं वहां भी मिला है, और सभी वर्गों का वोट मिला है, ब्राह्मणों का वोट मिला है, क्षत्रिय वर्ग का वोट मिला है। अब दलितों का वोट बढ़ चढ़ करके मिला है, दलितों का बहुत बड़ा भाग हमको वोट दिया है, पिछड़ों ने बहुत बड़े भाग में वोट दिया है, अल्पसंख्यकों ने हमें काफी वोट दिया है। इस तरह से वोट का रेशियो रहा है, और उस वोट के रेशियो ने ही आज भाजपा को हिला के रख दिया है। भाजपा हिल गई है पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश में, और हिलती डुलती नजर आ रही है, अंतरकला से जूझ रही है। ठीक है राकेश पोद्दार जी, देखिए वो कह रहे हैं कि जो हमने पीडीए का नारा दिया है उसमें सिर्फ अल्पसंख्यक ही नहीं है, उसमें अगड़े भी हैं। ठीक है सर, बाकी लोग भी उनसे भी डिबेट करनी है, आधे घंटे का ही समय होता है, सबसे चर्चा करने दीजिए। अभी जो आप इनके ऊपर आरोप लगा रहे थे पीडीए को लेकर, उन्होंने कहा कि आप की तरफ से, क्योंकि सबका साथ सबका विकास नारा तो दिया जाता है, लेकिन वाकई अगर सबका वोट मिला है, चाहे वो अगड़ों की बात हो, चाहे अल्पसंख्यक की बात की जाए, दलितों की बात की जाए, हमें सबका वोट मिला है। विशु जी, भारतीय जनता पार्टी की इस लोकसभा में लगभग 24 करोड़ वोट मिला है, और सभी का मिला है, सबका साथ सबका विकास के साथ, विश्वास के साथ। हम 10 सीटों की बात कर ले, चाहे करहल की बात कर ले, चाहे मिल्कपुर की बात कर ले, चाहे मीरापुर की बात कर ले, चाहे कुंदरी की बात कर ले, चाहे गाजियाबाद की बात कर ले, चाहे फूलपुर की बात कर ले, 10 सीट में भारतीय जनता पार्टी जीतने का काम करेगी। और मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अंतिम पंक्ति में जो बैठे लोग हैं उनको हम लोग जाके कहेंगे कि हम सबका साथ सबका विकास के साथ काम करना चाहते हैं। अखिलेश यादव जी की बात करते हैं, ठीक है ना सर, ये सबका साथ सबका विकास की आप बात करते हैं राकेश पोद्दार जी, लेकिन आप ही की पार्टी के लोग कहते हैं कि अब ये नारा बंद कर देना चाहिए। पश्चिम बंगाल में आपने सुना ही होगा, कल शुभेंदु अधिकारी क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे कि अब ये नारा बंद कर देना चाहिए, सबका साथ सबका विकास की तो बात ही नहीं करनी चाहिए। अब देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री हमेशा 140 करोड़ की बात करते हैं, किसी एक बात की बात नहीं करते हैं। मैं अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं, सर मेरे सवाल जो मैंने पूछा है उस पर जवाब दीजिए ना, बात को क्यों घुमा फिरा के आप पेश कर रहे हैं। देखिए रिशु जी, आपने जो सबका साथ सबका विकास, देश के प्रधानमंत्री हमेशा बात करते हैं कि हमने घर बनाने की बात करते हैं, सड़क बनाने की बात करते हैं, बिजली पहुंचाने की बात करते हैं, सभी वर्गों की बात करते हैं। अंतिम पंक्ति में बैठे हुए चाहे किसान हो, चाहे मछुआरे हो, क्या आप ही के लोगों को भरोसा नहीं है, आप ही के लोगों को विश्वास नहीं है इस नारे पर? विशु जी, इन्होंने लोकसभा चुनाव के अंदर बरगलाने का काम किया, जनता को गुमराह करने का, मतलब आपके लोगों को भी इन्होंने आपके लोगों को भी बरगला लिया क्या? वो इस तरह के बातें यहाँ पर कर रहे हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को कोई बरगला नहीं सकता है। इन्होंने गुमराह करने का काम किया आम आदमी को, जनता को, जो जनता वोट देने का काम करती है। इन्होंने कहा संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। इन्होंने आज कर्नाटक में इनकी सरकार है, कांग्रेस के नेता बैठे हुए क्यों नहीं सवाल का जवाब देते हैं? इन्होंने अति पिछड़ा का आरक्षण छीनकर, चलिए ठीक है, मतलब कुल मिलाकर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आप घुमा फिराकर बातों को यहाँ पर पेश कर रहे हैं। लेकिन रोहन सिंह जी, क्योंकि जिस नारे को हर कार्यकर्ता कहता था, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, जनता ने लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए उसमें विश्वास तो नहीं किया, लेकिन अब इनके अपने ही नेता इस नारे पर भी भरोसा नहीं कर रहे हैं, उनको इस नारे पर विश्वास नहीं रहा है। कल शुभेंदु अधिकारी को आपने सुना होगा, वो भी साफ तौर पर कह रहे थे कि अब इस नारे का कोई मतलब ही नहीं है। रितु जी, भारतीय जनता पार्टी अपने जो मूल में है उससे ज्यादा दूर जा नहीं सकती है। जैसे मिर्ची की प्रकृति होती है वो तीखा लगेगा, नीम की प्रकृति है कि कड़वी लगेगी, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो प्रकृति है वो हमेशा विभाजनकारी रही है। ये लोग की उत्पत्ति ही उससे हुई है। इस पहले दिन से ये देश का विभाजन, समाज का विभाजन, जातियों में विभाजन, धर्म में विभाजन, ये
इसीलिए तो टाइम्स मैगजीन ने डिवाइडर इन चीफ किताब से नवाजा। आखिर में इन्होंने अभी बोलते विपक्ष ने बरगलाया संविधान के मुद्दे पे। पूरा देश देख रहा कि एक मुख्यमंत्री की क्या स्थिति हो गई दिल्ली की, उसकी बेचारे की जान जाने की स्थिति आ गई, उसको जेल में जबरदस्ती ईडी से जमानत मिल जाती तो सीबीआई गिरफ्तार कर ले जा रही। शिबू सोरेन के मामले में माननीय न्यायालय ने खुद बोला कि ये पूरा केस फर्जी था। इनकी ईडी को क्या कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी में जैसे नेता शामिल हो जाता है उसका कोई अपराध दिखता नहीं। प्रफुल्ल पटेल से लेके हेमंत बिस्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी से लेके नाम गिनाते चले जाइए, अजित पवार से लेके लिस्ट ही नहीं खत्म होती उस वॉशिंग मशीन में जो साफ हुए नेता है। ये भारतीय जनता पार्टी संविधान पर और देश को संवैधानिक ढांचे में चोट कर रही थी, संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा कर लिया था। किस तरह से चुनाव हुआ रितु जी, हम आप सबने देखा है। ये एक बहुत बड़ी लड़ाई थी जिसको जनता ने लड़ा, जनता ने जीता है और भारतीय जनता पार्टी का और नरेंद्र मोदी का घमंड तोड़ने का काम किया। आने वाले समय में सब लोग इकट्ठा होंगे, भारतीय जनता पार्टी उसकी सही जगह पर उसको भेज के ही हम लोग बैठेंगे। उससे पहले हम लोग का ये मिशन नहीं खत्म होगा। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अंदर, चलिए एक मिशन तो अभी आपके सामने है ना, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर अभी उपचुनाव भी होना है। और देखिए, क्योंकि अशोक कुमार तिवारी जी अगर यहाँ पर बात करें तो यूपी के उपचुनाव में सपा और कांग्रेस के बीच सीटों का जो बंटवारा है, कहा जा रहा है कि वो लगभग अब तय हो चुका है। और सपा 7 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि यूपी कांग्रेस ने 21 जुलाई को लखनऊ में पार्टी से सभी जिलाध्यक्षों की बैठक बुलाई है जिसमें सीटों को लेकर चर्चा की जाएगी। लेकिन अगर इसी पर सहमति बन जाती है तो उपचुनाव में बीजेपी की चिंता और बढ़ाने का कार्य आप लोग करेंगे। ये आपको सावधान कर रहे थे कि कांग्रेस भस्मासुर है, उसके साथ मत जाओ, पर आप तो बीजेपी की मंशा पर पूरे तरीके से पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। जी देखिए ऋषु जी, यही बात मैं कह रहा था आपसे कि भारतीय जनता पार्टी अपने ही जंजाल में फंसी हुई है। इस तरह से बैकफुट पर है जो कभी सोचा नहीं था भाजपा ने। क्योंकि आज जिस तरह समाज का हर वर्ग हमारे साथ आया है, चाहे युवा हो, युवा ने परीक्षाओं के लीकेज की वजह से हमारे साथ है, आज नौकरियां नहीं मिल रही उसको इसलिए हमारे साथ है। नीट की परीक्षा में किस तरह से जो है घोटाला हुआ है, इस देश से छिपा नहीं है। नीट की परीक्षा लीक हुई है और उसको जो है रद्द नहीं किया जा रहा है क्योंकि एनटीए से सांठगांठ के, एनटीए से खान पान है। तो सवाल इस बात का उसको बचाया जा रहा है। कौन नहीं जानता है इसको, कोर्ट में उलझा दिया गया है। नीट के परीक्षार्थी इससे चुप बैठेंगे, ये वोट नहीं देंगे क्या, या इनके घर वाले वोट नहीं देंगे? सवाल इस बात का है, युवा तो बेचैन है ही, किसान भी अपना बदला निकाल रहे हैं जो रौंदे गए कुचले गए हैं। आज किस तरह से हालत हुई किसानों की, आज आधी आबादी जो महंगाई से माल झेल रही है, किचन नहीं चला पा रही है महिलाएं, वो क्या करेंगी? आज सवाल इस बात का है कि दलित वर्ग का और पिछड़े वर्ग का आरक्षण गलाया गया है। आरक्षण संविधान बदलने की बात तो बहुत दूर की बात है। अब तो हमने 240 को रोक दिया इनको, 240 की संख्या पर उत्तर प्रदेश ने रोक दिया इनको। माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में दलित और पिछड़ों ने रोक दिया इनको। आज हालत यह है कि ये एनडीए की सरकार है। सवाल इस बात का है कि दलित और पिछड़े हमारे साथ बढ़ चढ़ करके हैं, अभी भी साथ में और आगे भी साथ में रहेंगे क्योंकि उनको अपना अधिकार पाना है। उनको इस तरह से आरक्षण गलाना नहीं है जिस तरह आरक्षण गलाया जा रहा है। नौकरियां निकाली नहीं जा रही हैं, 30 लाख भर्तियां, और जो है जो निकाली जा रही है वो लीक करा दी जा रही हैं और उसके बाद जो है आउटसोर्सिंग भी कराई जा रही है, प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। तमाम चीजें पिछड़े क्या बेवकूफ है क्या? दलित वर्ग बेवकूफ है क्या? वो जानता नहीं कि हमारी नौकरी का हक मारा जा रहा है आज। ठीक है, इसीलिए हमारे साथ है आज। जी जवाब दे दीजिए राकेश पोद्दार जी। वो कह रहे हैं कि महंगाई पर आप लोग काबू नहीं कर पा रहे हैं, परीक्षाएं ऐसी हैं जिनके पेपर पहले ही लीक हो जा रहे हैं, युवा बेरोजगार हैं, उनकी अनदेखी की जा रही है। ऐसे में कैसे कोई आपको वोट दे देगा? सिर्फ नारे तो आप अच्छे लगाते हैं लेकिन धरातल पर भी तो कुछ कार्य करिए। ऋषु जी, धरातल पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारत सरकार धरातल पर ही काम करती है, इनको नजर नहीं आती है। और मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस के नेता बड़े हंसी आती है इनपे, बहुत बड़ी हंसी आती है। अरे राहुल गांधी जी 3 लोकसभा चुनाव लड़े, अपने रीजन में 14, 19 और 24, 272 का आंकड़ा नहीं
पार कर पाए। दूसरे के बैसाखी पे चलने वाला 26 सीट लाने वाला कांग्रेस आज हमसे सवाल का जवाब पूछ रही है। बड़ा दुर्भाग्य लगता है। और आरक्षण की बात करते मैंने कहा कि नहीं, आप ये बताइए ना, वो तो इस बार 2-2 सीटों पर जहां वो चुनाव लड़े वहां पर जीत भी गए। आप ही लोग चिल्ला कर कहते थे कि उनको राजनीति का राह नहीं पता है, उनको राजनीति छोड़ देनी चाहिए, उनको कोई और कार्य करना चाहिए, उसमें वो सफल हो जाएंगे। आज उन्हीं से आप लोग डरे हुए हैं। रिशु जी अब बोलने दीजिए, आप जी बोलिए। ब्रेक लगा देते हैं। हाँ, हम डरे हुए नहीं है। हमने 370 जैसे मुद्दे को खत्म किया। हम डरते नहीं, डरते थे। राहुल गांधी आज भी 99 सीट लाने का काम किया, 100 भी नहीं लाया। अपनी माँ से पूछा, राहुल गांधी जी गए अपनी माँ को कहा कि मैंने 99 सीट लाया। अरे अपनी सर आपकी आवाज चली गई है, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। चलिए, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राकेश पोद्दार जी, वापस से मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन अगर 10 सीटों को लेकर यहां पर बात करें, क्योंकि रोहन सिंह जी, लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बाद अब सपा और कांग्रेस का गठबंधन आगामी चुनाव में देखने को मिलेगा। यूपी की 10 सीटों पर तो आप लोग साथ साथ होंगे। खबरें ये भी आ रही हैं कि कांग्रेस सपा के साथ महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनावों में भी गठबंधन कर सकती है। इसके तहत सपा के लिए दोनों राज्यों में कुछ सीटें छोड़ी जाएंगी। भविष्य के गर्भ में ऋतु जी क्या रखा है ये तो हम सबको नहीं पता है जी। अभी इस पार्टी का निर्णय होगा, वो समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश जी और हमारी पार्टी की जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है इस पर डिसीजन लेगा, निर्णय लेगा। लेकिन जहां उत्तर प्रदेश की बात है या पूरे देश की बात है, हम लोग सब लोग साथ में मिलकर लड़ रहे हैं, एक मकसद से लड़ रहे हैं। भारत को नरेंद्र मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से आजाद कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें निश्चित तौर पर हम सब सफलता हासिल करेंगे। और जिस तरह से कुर्सी की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी में बुरी तरह से चल रही है और जिस तरह से उसको प्रदेश का और देश का नुकसान हो रहा है कि देश की जनता देख रही है और सब इनको सही समय आने पर इनको सही जवाब दिया जाएगा। और आने वाले उपचुनाव 10 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को हरा के इन लोग घर भेजने का काम करेगी भारतीय जनता। वो प्रतिबद्ध है उसके लिए। उत्तर प्रदेश में आपको गली मोहल्ले सड़कों पर इसका माहौल दिखेगा, लोग से बात करेंगे, वो लोग बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मतलब रास्ता भटक गई, उसको पता ही नहीं, दुर्घटनाग्रस्त हो गई, उसके साथ क्या हुआ उसको अंदाजा नहीं लग पा रहा। इसीलिए लगातार उनके यहाँ एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डालने की और एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डालने की लड़ाई हो रही है। इसलिए कभी योगी आदित्यनाथ के ऊपर जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, कभी शुभेंदु अधिकारी मुसलमानों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता विपक्ष को कह रहे हैं संविधान पे भड़का दिया। ये लोग अपनी गलतियां अपनी कमियां नहीं देख रहे हैं कि बेरोजगारी अभूतपूर्व है, महंगाई अभूतपूर्व है, पेपर एक छोटा सा बड़ा पेपर हर पेपर लीक हो जा रहा है, यूपीएससी से लेके एसएससी तक और सीजीएल से लेके जेआरएफ नेट तक कोई पेपर नहीं बचा। नीट और सीपीएमटी जैसे पेपर्स के भी इन लोगों ने पूरा एकदम आपके सामने स्थिति है। तो इन लोग शिक्षा विरोधी है शुरू से ही बिल्कुल। और इसी वजह से युवाओं में काफी आक्रोश भी देखने को मिला है। जहां पहले युवा वर्ग विशेष तौर पर बीजेपी को काफी पसंद करता था, वहीं अब बीजेपी से किनारा करता हुआ युवा वर्ग नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लोकतंत्र में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।